हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रदीप सैनी, योर फिजिक्स ट्यूटर। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जेई एंड नीट। हमें केवल डायमेंशंस निकालना आना चाहिए, डायमेंशंस याद होनी चाहिए, उसके बाद हम आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पिछले 5-7 सालों में आपने देखा होगा कि इस पे बेस्ड ही क्वेश्चन आपको ज्यादा मिलते हैं। एक जो क्वेश्चन है आपका डायमेंशन का, वो 100% करेक्ट हो सकता है अगर आप इस वीडियो को रेगुलरली बिल्कुल तरीके से देखेंगे, बीच में स्किप नहीं करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 कि पहली एप्लीकेशन क्या है, यूज क्या है डायमेंशंस के। जो हमने डायमेंशंस पढ़ी हैं उनका यूज क्या क्या है। नंबर 1 इज टू कन्वर्ट मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम टू अदर। इट मीन्स क्या हुआ, हमने ये पढ़ा है कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज के लिए अलग अलग सिस्टम होते हैं। एसआई सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। इसके अलावा और कोई सिस्टम हो जिसमें हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पहला यूज ये है कि एक सिस्टम से, एक यूनिट सिस्टम से हम दूसरे सिस्टम में जब जाते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है, ठीक है ना। तो वो वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। ये एक यूनिट सिस्टम है, ये दूसरा यूनिट सिस्टम है, ठीक है ना। तो यहां से हम किलोमीटर की बात करें, यहाँ क्या है, मीटर की बात हो रही है। तो जब हम यहां से यहां पहुंचे तो इसका क्या चेंज हो गया, मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। तो ये मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल सकते हैं किससे, डायमेंशंस के यूज से। हाउ कम, देखो हम लोग क्या जानते हैं, एन यू इज इक्वल टू कांस्टेंट। एन यू क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने वाला फॉर्मूला एन यू, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, करेक्ट। अब u1 क्या माना गया है यहां पे देखो, और n1 क्या है। u1 है कि फर्स्ट यूनिट सिस्टम में यूनिट्स, ये क्या है, यूनिट्स इन फर्स्ट यूनिट सिस्टम, यानी जो हमें गिवन है पहले से। और u2 माना गया है सेकंड यूनिट्स इन सेकंड यूनिट सिस्टम, जिसमें हमें चेंज करना है, उसको हमने u2 मान लिया। n1 क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन फर्स्ट यूनिट, और n2 क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन सेकंड यूनिट। यही हमें फाइंड आउट करना, अगर आप ध्यान दे तो। मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम टू अदर, सेकंड वाले में, यानी ये एक्चुअल में क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, ये मैग्नीट्यूड किसका, सेकंड यूनिट सिस्टम का, करेक्ट है। और ये भी क्या है, मैग्नीट्यूड, ये भी क्या है, मैग्नीट्यूड किसका, फर्स्ट यूनिट सिस्टम का। अभी आपको चीज क्लियर हो जाएगी, अभी एग्जांपल लेंगे हम लोग। अभी आप याद रखिए n1 u1 is equals to n2 u2. What we have to find n2. n2 is equals to n1 u1 upon u2. देखिए n2 is equals to n1 u1 upon u2. ये क्या है, सेकेंड यूनिट सिस्टम में मैग्नीट्यूड। ये निकालने के लिए क्या चाहिए, फर्स्ट यूनिट सिस्टम का मैग्नीट्यूड चाहिए। फर्स्ट यूनिट सिस्टम में उसकी यूनिट चाहिए कि वो गिवन है, किसमें गिवन है, और सेकंड किसमें गिवन, कन्वर्ट करना है। ये हमारे सामने जो है क्वेश्चंस बनते हैं। फॉर एग्जांपल, इसको समझने के लिए भी आपको क्लियर हो जाएगा। फिर हम एग्जांपल लेते हैं नंबर 1। जैसे वर्क की यूनिट क्या होती है, वर्क की एसआई यूनिट, जैसे मैंने बोला 1 जूल, जूल क्या होती है, वर्क की एसआई यूनिट है। इसका मैग्नीट्यूड कितना बोला मैंने, 1। इसको क्या करना है, मान लीजिए कन्वर्ट इन सीजीएस सिस्टम, कन्वर्ट इन सीजीएस सिस्टम। एसआई सिस्टम है
1 जूल क्या है, SI सिस्टम। इसको किसमें कन्वर्ट करना है, CGS सिस्टम में। तो एक सिस्टम तो कौन सा हो गया, SI, यानी फर्स्ट यूनिट सिस्टम कौन सा हो गया, SI। सेकंड यूनिट सिस्टम कौन सा हो गया, CGS। ठीक है ना। तो SI से किसमें चेंज करना है, CGS। एक बात क्लियर हो गई। दूसरा यहां कितना लिखा हुआ है, 1 मतलब N1 की वैल्यू कितनी है, 1। N1 की वैल्यू कितनी है, 1। अब CGS में कन्वर्ट करेंगे तो 1 की जगह कुछ और आएगा, वो जो और आएगा वो हमें निकालना है, जिसको हम क्या कहते हैं, N2। तो ये फॉर्मूला इसमें काम करेगा। N2 इज इक्वल टू N1, मैं लिखता हूं इसको, गिवन क्या है, N1 इज इक्वल टू 1 न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है। N2 हमें क्या करना है, फाइंड आउट। ठीक है। और देखिए आगे, यहां डायमेंशन से सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक बात सोचिए, ये किसकी यूनिट है, वर्क की। अब CGS सिस्टम इसी को चेंज करना है। CGS सिस्टम में मैं बता दूं, अर्ग होता है, क्या होता है, अर्ग। वर्क की यूनिट क्या होती है CGS सिस्टम में, अर्ग होती है। तो यहां भी वर्क ही है, दूसरी यूनिट में भी क्या है, वो वर्क ही है। तो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी हो गई, वर्क। तो हमें क्या चाहिएगा, वर्क की डायमेंशन ML2T-2, ये याद होनी चाहिए आपको। वर्क की डायमेंशन क्या होती है, ML2T-2। यानी इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, पहले देखो कि कौन से फिजिकल क्वांटिटी को हम चेंज कर रहे हैं। हमें पता चला कि जूल किसकी यूनिट होती है, वर्क की। तो हम कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को चेंज करना चाह रहे हैं, वर्क को। अब वर्क की डायमेंशन एक तरफ लिख लिया आपने, ठीक है, ये वर्क की डायमेंशन होती है। अच्छा भाई, अब हमें सॉल्व करना, तो हम क्या लिखेंगे, N2 इज इक्वल टू N1। अब ध्यान दें, ये क्या है, U1 को क्या बोला गया है, यूनिट्स इन फर्स्ट यूनिट सिस्टम। फर्स्ट यूनिट सिस्टम कौन है, ये कन्वर्ट किसमें करना है, CGS में। अब जरा इसको देखो, SI सिस्टम में वर्क के यूनिट क्या होते हैं, SI सिस्टम में वर्क की यूनिट क्या होती है। तो वर्क होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। यहां से देख सकते हो आप, देखो, मास, लेंथ, टाइम। मास क्या होगा, किलोग्राम, लेंथ क्या होगी, मीटर, टाइम क्या होगा, सेकंड। तो क्या बन गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या है, आंसर है वर्क की SI सिस्टम में यूनिट। ठीक है, ये सिस्टम में इसकी यूनिट होगी। अब आप देखेंगे कि मास को किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है फर्स्ट सिस्टम में, किलोग्राम से। लेंथ को किससे मेजर किया जा रहा है फर्स्ट सिस्टम में, मीटर से। और टाइम को फर्स्ट सिस्टम में किससे मेजर किया जा रहा है, सेकंड से। तो यहां लिखने का तरीका देखिए, इस यूनिट को हम लिखेंगे सबसे पहले किलोग्राम। क्या लिखेंगे, किलोग्राम, मास के अकॉर्डिंग किलोग्राम। ठीक है। अपॉन देखो नीचे क्या लिखोगे, U2 क्या है, देखो, यूनिट्स इन सेकंड यूनिट सिस्टम। सेकंड यूनिट सिस्टम कौन है, अर्थ, मतलब CGS। CGS में C का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर, इसका मतलब ग्राम, इसका मतलब सेकंड। तो CGS सिस्टम में मतलब U2 किलोग्राम ने लिख के क्या लिखना है, ग्राम। किलोग्राम ने लिख के क्या लिखना है, ग्राम, राइट। अब इसको ऐसे बंद करो और इसकी पावर लगाइए, इसकी क्या लगाइए, पावर। थोड़ा सा मैं यहां से और अच्छा करूं, उसको देखो, ये क्या बनेगा, N1, इसको लिखेगा M1 अपॉन M2, इसकी पावर A, L1 अपॉन L2, इसकी पावर B, और T1 अपॉन T2, इसकी पावर C। इसके फॉर्मूले को और एक्सटेंड किया जाता तो फॉर्मूला ऐसा बनेगा। ये यूनिट होगी MLT की फॉर्म में, ठीक है। ये इसकी पावर्स होगी A, B और C। ये ABC क्या है, डायमेंशंस। क्या है, डायमेंशंस। किसकी, जिस फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है। जैसे यहां पे किस फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है, वर्क की। तो वर्क की डायमेंशन क्या है, M1L2T-2। तो क्या तुम ये कह सकते हो, A की वैल्यू तो यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है, B की वैल्यू 2 है और C की वैल्यू -2 है। ABC, ठीक है। अब यहां से हम इसको सॉल्व कर रहे थे, तो kg अपॉन g, ग्राम,
ये ग्राम। इसकी जो है पावर कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है 1, मतलब ये दिस 1 इनटू, अब क्या आएगा देखो, किसका नंबर है, लेंथ का, मतलब मीटर वाला। देखो इसमें फर्स्ट यूनिट में क्या लिखा गया है, मीटर, आपने भी क्या लिखा, मीटर। नीचे सेकंड यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, क्या लिखा गया है, सेंटीमीटर। तो यहां लिखेंगे सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर हो गया। इसका क्या करना है, इसकी पावर कितनी है 2, b, दिस b इनटू सेकंड। लास्ट वाला देखो, इसमें भी सेकंड होता है, इसमें भी क्या होता है, सेकंड अपॉन सेकंड, पावर कितनी माइनस, लिख दिया, सिंपल। अब देखिए n1 की वैल्यू कितनी गिवन है इसके अंदर, 1। अब इसको देखो, इसको आप चेंज करो, कैसे चेंज करोगे, किलोग्राम है, इसको क्या लिख सकते हो, इस किलोग्राम को आप लिख सकते हो 10 की पावर 3, 1000 ग्राम हो जाएगा, 1000 ग्राम अपॉन में पहले से क्या है ग्राम, पावर कितनी 1। इस मीटर को क्या लिख सकते हो 100 सेंटीमीटर, सही है, और नीचे क्या आ जाएगा सेंटीमीटर, पावर कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। अब सेकंड से सेकंड क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा 1, पावर कितनी -2, ठीक है। इसको सॉल्व करो, देखिए 1, ये ग्राम से ग्राम क्या होगा कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी क्या होगा कैंसिल, यहां क्या बचा 10 की पावर 3, सही है। यहां देखिए 10 की पावर कितना है 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 10 की पावर 4, 10 की पावर 2 और स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर 4 इनटू 1 की पावर कुछ भी आंसर कितना होगा 1। तो अब इसको देखिए 1 इंटू 1 हो गया, 4 और 3 बेस समान है तो इसकी पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, तो 4 + 3 कितना हुआ 10 की पावर 7। मतलब ये हुआ n2 की वैल्यू कितनी मिली 10 की पावर 7। n2 क्या था दूसरे सिस्टम में मैग्नीट्यूड, यही तो हुआ। इसका मतलब ये हुआ हम ये लिख सकते हैं कि 1 जूल ऐसा सिस्टम हो गया। इसको कन्वर्ट करो किस में अर्ग में कन्वर्ट करो, तो यहां क्या आएगा, तो आंसर है 10 की पावर 7, 10 की पावर 7। तो 1 जूल कितना होता है 10 की पावर 7 अर्ग, ठीक है ना। ये एसआई सिस्टम में यूनिट हो गई और ये सीजीएस सिस्टम में हो गई। यही तो हम कह रहे हैं कि एक सिस्टम से फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम टू अदर कन्वर्ट करना है और निकालना क्या होता है उसका मैग्नीट्यूड। ये निकाल लिया मैग्नीट्यूड उसका कितना आया 10 की पावर 7 आया, तो 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग आंसर हो जाएगा। इसको अगर आप ढंग से देखें तो देखो ये यही चीज है n1 u1, n1 कितना 1, u1 कितना जूल फर्स्ट सिस्टम के अंदर यूनिट, n2 कितना 10 की पावर 7 और u2 कितना अर्ग। क्लियर होगी बात, ठीक है ना। तो इस टाइप से जो हम लोग कन्वर्ट करते हैं और क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग अभी इसके, आप जो एक बार पॉज कर लीजिए और इसको लिख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, मान लीजिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन सीजीएस सिस्टम कितना होता है g इज इक्वल टू 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। ये सीजीएस सिस्टम में दिख रहा है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। कन्वर्ट इट इनटू एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम में जो है इसको कन्वर्ट करना है, तो एसआई सिस्टम इसको कन्वर्ट करना है तो पहले तो ये बताइए एसआई सिस्टम में आपका जो आंसर होता है वो आता है किलोग्राम मीटर और सेकंड, किलोग्राम मीटर और सेकंड ये लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो वही काम यहां करना है, तो लिखेंगे कि आप सबसे पहले देखिए बात किसकी हो रही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दूसरा गिवन क्या है देखिए, क्या n1 इज इक्वल टू 980 है, दिस इज द मैग्नीट्यूड इन फर्स्ट यूनिट सिस्टम। सेकंड थिंग इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल g की डायमेंशंस क्या होती हैं, तो एक्सेलरेशन डायमेंशन क्या होती है m0 l(t-2), m0 l(t-2), यहां से भी दिखता है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर क्या हो जाएगा लेंथ, सेकंड क्या हो जाएगा t। क्लियर,
सो दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब लिखे n2 इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, n1 u1 अपॉन u2, ये लिखते हैं। n1 कितना है 980, u1 को कितनी फॉर्म में लिखना है, 3 फॉर्म्स में, ml और t की फॉर्म में। u1 क्या होता है फर्स्ट सिस्टम, फर्स्ट सिस्टम यहां कौन है CGS, तो CGS के लिए क्या लिखा जाएगा, ग्राम लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो यहां हम लिखने वाले हैं पहले ग्राम, पर सेकंड में क्या आएगा किलोग्राम, क्योंकि सेकंड सिस्टम कौन सा है, SI में कन्वर्ट करना है, सो दैट्स व्हाई हियर वी यूज किलोग्राम। अब इसकी देखिए A की वैल्यू कितनी है, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, सो वैल्यू जाएगी 0 इनटू, अब L की बात कर लीजिए, L में क्या आएगा, तो L में आएगा सेंटीमीटर, अपॉन में क्या आएगा मीटर, और इसकी डायमेंशन के अकॉर्डिंग ये कितना हो जाएगा, B की वैल्यू 1। और लास्ट की बात करें तो सेकंड, तो इसमें भी सेकंड ही रहेगा, इसमें भी क्या रहेगा सेकंड ही रहेगा, पावर कितनी रहेगी -2। सो दिस इज इक्वल टू 980 इनटू, इसको चेंज करो, ये ऊपर ग्राम है, नीचे 10 की पावर 3 ग्राम हो जाएगा, पावर 0। ये ऊपर सेंटीमीटर है, नीचे 10 की पावर 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, पावर 1, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। जरा देखिए 980 हुआ, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर 3 की पावर कितनी 0, तो आंसर कितना हुआ 1 इनटू, ये देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा कैंसिल, ये कितना बचा 1 अपॉन 10 की पावर 2, और इसकी पावर कितनी 1 इंटू 1। तो आप देखेंगे 980 अपॉन 100 हो जाएगा, 980 अपॉन 100, सो दिस ये आ गया, और ये क्या बचा 9.8। क्लियर है, तो n2 की वैल्यू कितनी आई 9.8। क्लियर। अब अगर n2 की वैल्यू 9.8 है तो हम लिखेंगे क्या, देखो 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 9.8 सेंटीमीटर, क्या लिखा जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या g की वैल्यू आपको याद है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है ऐसे सिस्टम में, ठीक है ना, कांस्टेंट वैल्यू होती है हमारे पास, ग्रेविटी जो है उसके अकॉर्डिंग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर होता है, ठीक है ना। तो यहां तो मैंने सिंपल एग्जांपल दिए, आपके पास कैसा भी क्वेश्चन हो, आपको एक चीज याद रखनी है कि फर्स्ट जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है उससे सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो ऊपर क्या लिखा जाएगा फर्स्ट यूनिट वाले लिखे जाएंगे, और नीचे क्या लिखा है जिनको कन्वर्ट करते हैं। जिससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, केजी ऊपर था और ग्राम कहां था नीचे, क्योंकि वो कह रहा था ऐसे। यहां फर्स्ट जो है इसको फर्स्ट को ऊपर लिखा जाएगा और सेकंड को नीचे लिखा जाएगा। क्लियर हो गई बात, इसको आप लिख लो, एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं, फिर ये क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका आएगा, कन्वर्ट 100 न्यूटन इन ए यूनिट सिस्टम इन विच यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। देखो यहां से हमें क्या करना है, 100 न्यूटन को चेंज करना है, कौन से सिस्टम में चेंज करना है। आपकी बात सीजीएस वगैरह कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, आपकी बात क्या बोल रहा है कि यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, ठीक है। यूनिट ऑफ मास किस में लेना है, किलोग्राम में, और यूनिट ऑफ टाइम किस में लेना है, मिनट में। यानी आपके पास जो सेकंड सिस्टम है उसमें मीटर है, किलोग्राम है और मिनट है, सेकंड नहीं है, समझ आया। ये सेकंड सिस्टम बना, तो इसको सॉल्व करना है हमें, तो इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा, वही सब चीजें। क्या n1 की वैल्यू 100 न्यूटन है, 100 है, ठीक है। न्यूटन लिखने का मतलब कौन सा सिस्टम है, एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में न्यूटन का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, m/t-2, ये न्यूटन की डायमेंशन होती है, फोर्स की डायमेंशन होती है। तो बताइए a की वैल्यू कितनी 1, b की वैल्यू कितनी 1, c की वैल्यू कितनी -2, ये हो जाएगा। तो n2 इज इक्वल टू n1, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फास्ट लिख रहा हूँ, 100 आ जाएगा, और यहां लिखा जाएगा फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट के अंदर कौन सा है, ये मतलब आप लिखोगे मास को किस में लिखोगे, किलोग्राम में। कैसे पता चला किलोग्राम में लिखोगे, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है न्यूटन, और न्यूटन का मतलब एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम में किलोग्राम आता है। अपॉन में क्या आएगा ग्राम, पावर कितनी 1, और यहाँ क्या आएगा मीटर, अपॉन में क्या आएगा सेंटीमीटर, पावर कितनी 1।
यहाँ क्या आएगा सेकंड। ऐसे सिस्टम में क्या होता है टाइम का मतलब सेकंड अपॉन यहाँ पर नीचे क्या आएगा देखो यहाँ सेकंड नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है किसमें लो इसको मिनट में, तो यहाँ लिखा जाएगा मिनट और इसकी पावर कितनी -2। ये इतना सा चेंज है। तो जैसा कह रहा है क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करें, बिल्कुल भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इज इक्वल टू 100, इसको लिखोगे 10 की पावर 3, सही है। ग्राम लिखोगे ग्राम, अपॉन में भी क्या आएगा ग्राम, पावर कितनी 1, ये क्या लिखोगे 10, 100 अपॉन ये क्या लिखोगे सेंटीमीटर, ये भी क्या हो जाएगा सेंटीमीटर पावर 1। ये देखिए सेकंड है, नीचे क्या लिख देंगे सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 सेकंड 1 मिनट इज इक्वल टू पावर -2। इसको सॉल्व किया तो 100 आया, 10 की पावर 3 आएगा, यहाँ से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आएगा 10 की पावर 2 आएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आएगा 60 नीचे है, 60 को ऊपर ले जाओगे कितना होगा 60 की पावर -1, और इसका भी क्या दिया हुआ है -2। सो दिस इज 100 इंटू 10 की पावर 5, क्लियर। इंटू यहाँ देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 60 को 60 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 3600, 3600, राइट। सो दिस इज योर आंसर। अब ये आंसर किस में आया देखो, ये आंसर ये किस में था न्यूटन। न्यूटन को आप क्या लिखते हो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसको क्या लिखोगे किलोग्राम इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, मीटर पर मिनट स्क्वायर, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो लिख लीजिए इसको। तो सेकंड एप्लीकेशन जो है वो है टू चेक द करेक्टनेस, डायमेंशनली हम लोग करेक्टनेस चेक करेंगे ऑफ ए गिवन फॉर्मूला और इक्वेशन। फिजिक्स में कोई भी फॉर्मूला आपको गिवन है या कोई इक्वेशन गिवन है, उसको हम डायमेंशनली क्या करेंगे चेक करेंगे कि वो राइट है या फिर रॉन्ग है, ठीक है ना। अब इसको चेक करने के लिए हमें जो है वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आना चाहिए। जिन बच्चों को ये नहीं आता है वो इससे पिछले वाला वीडियो देखें, जिससे आप समझ जाओगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए कोई एग्जांपल लेके हम इस चीज को सॉल्व करके देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशन ऑफ ईच टर्म इन फॉर्मूला और इन ए इक्वेशन शुड बी सेम। अगेन dimension of each term in a formula or in a equation should be same। कैसे देखो, सपोज यहां मैंने लिखा फोर्स सेंटीमीटर फोर्स mv²/r, सेंटीमीटर फोर्स क्या होता है mv²/r, करेक्ट। अब mv²/r जो है क्या ये राइट है या फिर रॉन्ग है, इसको हम यहां से पता कर सकते हैं। ये राइट भी हो सकता है, ये रॉन्ग भी हो सकता है। अगर डायमेंशन सेम है, इसकी डायमेंशन सेम आएंगे, ठीक है ना, तो हम कह देंगे ये राइट है, डायमेंशनली राइट है। तो क्या करेंगे, इसमें दो टर्म है, एक इक्वल के इधर एक इक्वल के इधर, दोनों के डायमेंशन निकाल के देखिए, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, इस पूरी टर्म की डायमेंशन और इस टर्म की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है ml/t-2, ये फोर्स की डायमेंशन होती है। मास की डायमेंशन क्या होती है m, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है lt-1, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, और रेडियस, दिस इज व्हाट रेडियस, इस रेडियस को क्या लिखा जाएगा लेंथ। तो क्या बना m, l कितना यहाँ पे 2 l2, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो -1, और t कितना -2, सो ml1t-2। इसको देखो और इसको देखो, इसका मतलब ये फॉर्मूला कैसा है करेक्ट है, ये फॉर्मूला कैसा है करेक्ट है, ठीक है ना। और देखिए हमने लिखा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ mv²। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है ½ mv², इसके बारे में आप जानते हैं। इसको भी चेक करना चाहिए, तो दिस इज द एनर्जी, और एनर्जी का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है ml/t-2,
ठीक है, इधर लिखोगे क्या हाफ की कोई डायमेंशन होती है? नहीं होती है। m की क्या होगी? m l t माइनस 1, ये किसकी डायमेंशन लिखी है मैंने? v की। इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर। क्या बना? m l2 t माइनस 2। ये डायमेंशन देखिए, ये डायमेंशन देखिए, ये दोनों क्या है? सेम। ये फॉर्मूला भी क्या है? करेक्ट। ठीक है, फॉर्मूले की बात होगी। एक फॉर्मूला और लिख लो, देखो। फॉर एग्जांपल टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम t इज इक्वल टू 2 पाई रूट l बाई g। ये फॉर्मूला होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट l बाई g। पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है, ये वाला पेंडुलम जो है उसका क्या है? ये टाइम पीरियड है। ठीक है, सो दिस टाइम पीरियड, क्या ये फॉर्मूला सही है? ठीक है ना, तो इसको हम लोग यहां से चेक कर सकते हैं। देखो कैसे, यहां हम लिखे हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम की डायमेंशन क्या होती है? टी लिखते थे, इसको तो टी ही लिखा जाएगा। तो ये बना क्या देखा जाए तो m0 l0 और t1। ये डायमेंशन किसकी लिखी है मैंने? टाइम पीरियड की। अब देखिए क्या लिखा हुआ? 2 पाई ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू की कोई डायमेंशन नहीं होती है। फिर क्या लिखूं मैं? रूट l क्या है? लेंथ। तो आपने क्या लिखा? लेंथ। क्लियर? अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? एक्सेलरेशन डायमेंशन क्या होती है? lt माइनस 2, lt माइनस 2। ठीक है, ये एक्सेलरेशन डायमेंशन हो गई। इसको आपने सॉल्व किया, l से l क्या हो गया? कैंसिल। इस t को ऊपर ले जाओ, क्या बचा? t की पावर 2 रह जाएगा। अब इस स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? t। तो आप इसको लिख सकते हो m0 l0 और t1। इसको देखिए, इसको देखिए, दोनों क्या है? सेम। इट मींस करेक्टनेस इसकी चेक होती है किसके अकॉर्डिंग? डायमेंशन। क्लियर हो गई बात? तो ये जो है वो आपका ये हो गया, जिसमें मैंने अभी तक क्या लिया है? केवल फॉर्मूला काम में लिया है। अब क्या ऐसा हमेशा होता है? क्या ऐसा हमेशा होता है कि अगर डायमेंशन सेम है तो क्या वो फिजिक्स के अकॉर्डिंग वो फॉर्मूला राइट है? तो आंसर है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है ना, तो इसको भी हम देख लेते हैं। जैसे देख लो, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई इक्वेशन है। क्या है? इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, हाफ a t स्क्वायर मैंने लिखा। अब मैं अगर यहां पे हाफ की जगह 1/3 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं, और ये कहूं कि इसको चेक करके बताइए कि ये फॉर्मूला राइट है या फिर रॉन्ग। वैसे तुम्हें दिखता है कि ये रॉन्ग है, देखो, क्योंकि यहां तो क्या आता है? हाफ आता है। तुम्हें पता है क्या है? ये रॉन्ग है। बट फिर भी अगर हम चेक करें तो यहां से एक कंक्लूजन निकलने वाला है हमारे सामने, इसलिए मैंने 1/3 किया है, वरना 1/2 भी कर सकता था। क्या कंक्लूजन है उसको देखिए। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, each term dimension of each term should be same। तो मैंने लिखा dimension of s should be equal to dimension of ut। क्लियर? ऐसा होना चाहिए। और हम लिख सकते हैं कि dimension of s should be equal to dimension of 1/3 at स्क्वायर। इस पूरी टर्म की डायमेंशन इस पेज पर होनी चाहिए। अब इसको सॉल्व करके देखें तो डायमेंशन ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, मतलब एज ए लेंथ। लेंथ की डायमेंशन क्या होगी? l। क्लियर होगी? m0 होगा, t इसमें क्या होगा? 0। u के लिए क्या लिखोगे? u के क्या होता है? lt-1, यानी वेलोसिटी की डायमेंशन lt-1 होती है। और t की डायमेंशन क्या लिखोगे? t लिखोगे। यहां से आप देखेंगे तो t से ये l जो है, ये t और ये t क्या हो जाएगा? कैंसिल। और यहाँ पे l मिलेगा और यहाँ भी l मिलेगा, यानी इन टर्म्स की डायमेंशंस क्या आ रही है? सेम। इसका मतलब ये सही है। बट यहाँ देखिए, यहाँ भी इसकी क्या होगी? l। 1/3 को डायमेंशन होगी क्या? नहीं होगी। एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है? lt-2। और टाइम का क्या हो जाएगा? t, तो t का
का स्क्वायर। दिस इज L और दिस इज टी स्क्वायर टू टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा माइनस के कारण, और यहाँ क्या बचा L। यहाँ भी करेक्ट है, डायमेंशनली दोनों क्या है सेम। इसका मतलब इसकी जो डायमेंशन है वो इसकी डायमेंशन, इसकी जो डायमेंशन है वो इसकी डायमेंशन, इसकी जो डायमेंशन है वो इसकी डायमेंशन है, तो डायमेंशनली क्या है ये करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट। बट आप ये देखिए क्या फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये करेक्ट है? नो, फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या करेक्ट है? क्या आंसर है नहीं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। करेक्ट है कि नहीं बात? तो डायमेंशनली तो करेक्ट है, दिस रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, वी कैन से दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, बट according to physics point of view it can be correct और incorrect, दोनों हो सकते हैं। अगर फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये फॉर्मूला सही भी हो सकता है और ये फॉर्मूला रॉन्ग भी हो सकता है। हाउ कम? दिस फॉर्मूला इज रॉन्ग एंड दिस फॉर्मूला इज राइट। और अगर इस फॉर्मूले को आप डायमेंशनली चेक करोगे तो आंसर क्या आएगा? सही आएगा बिल्कुल। जैसे ये आंसर निकाले वैसे वैसे ये आएंगे, क्योंकि 1/3 की तो कोई डायमेंशन थी ही नहीं और सब चीजें वैसी की वैसी हैं। इसका मतलब इस पूरी टर्म की डायमेंशन इस टर्म की डायमेंशन के इक्वल है, इस टर्म डायमेंशन इस डायमेंशन के इक्वल है। तो डायमेंशनली तो दोनों फॉर्मूले क्या है? करेक्ट है। बट फिजिक्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जो डायमेंशनली करेक्ट होते हैं वो ऑलवेज फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी करेक्ट होते हैं। ऐसा हम कभी भी हमेशा नहीं कह सकते। ये इसका कंक्लूजन है। समझ आया क्या? तो डायमेंशनल इनकरेक्ट फॉर्मूला ऑलवेज इनकरेक्ट। ध्यान देना, मैं यहां पर लिख सकता हूं डायमेंशनली इनकरेक्ट फॉर्मूला इज ऑलवेज फिजिकली इनकरेक्ट। यानी अगर ये इनकरेक्ट होता, इधर वाला डायमेंशन के इक्वल नहीं आती, तो ये 100% श्योर था कि फिजिक्स में वो फॉर्मूला करेक्ट नहीं है। बट अगर डायमेंशनली करेक्ट है, बट इफ डायमेंशनली करेक्ट, अगर डायमेंशनली करेक्ट है, राइट, देन it can be correct or incorrect of physics point of view। समझ गए बात को? कि कोई जरूरी नहीं है कि फिजिक्स में वो चीज सेम हो ही, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ये फाइनल है कि अगर डायमेंशन सेम नहीं है तो आंसर क्या है? गलत है। वो फॉर्मूला एग्जिस्ट ही नहीं करता फिजिक्स के अंदर। और अगर डायमेंशन सेम है तो फॉर्मूला एग्जिस्ट कर सकता है, बट ऑलवेज नहीं। ठीक है ना? ये आपका, इससे हम जो है करेक्टनेस इसकी चेक कर लेते हैं। ओके, तो आज की क्लास में जो है हम लोग यहीं पे इसको फिनिश करने वाले हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जेईई और नीट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और पिछले कुछ साल में जो मैं आपको स्टार्टिंग में भी कह रहा था, जो थर्ड इसकी जो सेकंड तो हमने सॉल्व कर लिया, नंबर 3 एप्लीकेशन जो है वहीं से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने जो है 3 एप्लीकेशंस को अलग से वीडियो बनाने के लिए सोचा है, जिसमें आपको आईआईटी क्वेश्चंस भी मैं करवा दूं और थर्ड वाली एप्लीकेशन जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।